सदन सोजत रोड में आपका स्वागत है। क्लास 9th विषय गणित अध्याय 13 की एक्सरसाइज 13.5 यानी प्रश्नावली 13.5 का अध्ययन करने के लिए अध्याय का नाम वही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो अभी तक हमने पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले पढ़ा था घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर इसके बाद में पढ़ा था बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद में पढ़ा था हमने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद में हमने पढ़ा था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल से संबंधित सभी हमने इसमें पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे आज यानी प्रश्नावली 13.5 में है घन और घनाभ का आयतन। प्रिय विद्यार्थियों, देखो आयतन क्या होता है। घन और घनाभ का आयतन, आयतन का अर्थ होता है कि यानी कोई भी वस्तु, जैसे कोई भी आयतन का अर्थ है कि कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु में समाई जाती है तो वह कितना स्थान घेरती है। जैसे हमारे पास में एक कमरा है जो कि घन का आकार का भी हो सकता है, घनाभ के आकार का भी हो सकता है। तो इस घन और घनाभ के आकार के कमरे के अंदर हम, जैसे हमारे पास में घनाभ का एक कमरा है तो इसके अंदर हम घन की आकृति के या घनाभ की आकृति के छोटे छोटे बॉक्स जो घन की आकृति या घनाभ की आकृति हैं, कितने इसके अंदर रख सकते हैं, यानी कितने इसके अंदर समा सकते हैं, वो आयतन कहलाता है। या फिर कोई भी घन या घनाभ की जो आकृति है उसके अंदर कोई भी वस्तु, द्रव पदार्थ उसके अंदर कितना आता है, वह उसका आयतन कहलाता है। अब हम सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे कि आयतन बराबर, यानी घनाभ का आयतन का सूत्र जब जरूरत पड़ेगी तो घनाभ का आयतन बराबर होता है यानी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। दो तो वही, क्यों? क्योंकि घनाभ की जो आकृति है वह नीचे से आयताकार होती है या ऊपर से या साइडों में, चारों ही भाग इसके जो 6 ही फलक होते हैं वह आयताकार फलक होते हैं और 6 ही फलक मिलकर एक घनाभ की आकृति बनाते हैं। तो इसमें ऊंचाई भी साथ में जुड़ जाती है, अर्थात इंटू ऊंचाई आ जाती है। अर्थात आधार का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अर्थात लंबाई को हम L से लिखते हैं, चौड़ाई को हम B से लिखते हैं और ऊंचाई को हम H से लिखते हैं। अर्थात जहाँ दिया भी लिख भी सकते हैं कि L, B और H क्रमशः घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कहलाती हैं। हिंदी में हम इसको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिखते हैं। और आयतन जब इसका निकालते हैं तो तीनों ही लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई को गुणा कर लेते हैं और हमारे पास में आयतन प्राप्त हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर भी यही चीज़ ध्यान रखनी है कि घनाभ का जब आयतन निकालते हो तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा एक ही नाप में होनी चाहिए, यानी एक ही इकाई में होनी चाहिए। अगर लंबाई सेंटीमीटर में है तो चौड़ाई भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अगर मीटर में दे दी है तो आप इसको चेंज कर देंगे, या तो सेंटीमीटर में करिए या फिर मीटर में करिए। अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना है, और सेंटीमीटर को यदि मीटर में चेंज करना है तो 1/100 से गुणा करना है, अर्थात भाग दे देना है। इस प्रकार हम देखेंगे कि घनाभ का आयतन का सूत्र ये प्राप्त होता है। इसी साथ आपको घन का आयतन की भी आवश्यकता पड़ेगी, जो कि घन का आयतन बराबर है यानी किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा, या फिर इसको हम भुजा भी लिख सकते हैं। यानी भुजा को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। अर्थात क्या हो जाएगी? भुजा क्यूब भी लिख सकते हैं
या इस भुजा का नाम दे दिया साइड या ए यानी भुजा है, इसको भी इससे व्यक्त किया जा सकता है। अब हम प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई भी सवाल को हल किया जा सकता है, चाहे घन की आकृति हो चाहे घनाभ की आकृति हो। इसके अंदर इकाई पीछे लिखनी जरूरी है। इसमें इकाई अगर जब लिखेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि अगर सेंटीमीटर में दी हुई है तो इसकी इकाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, और अगर नाप सब मीटर में दिया हुआ है तो इसकी इकाई मीटर क्यूब हो जाएगी। यानी सेंटीमीटर क्यूब लिखो या घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या मीटर में है तो घन मीटर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इसकी इकाई आपको लिखनी जरूरी है। कोई भी प्रश्न को हल करते हैं तो आयतन की इकाई हमेशा याद रखेंगे कि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब पीछे लिखेंगे, और मीटर में है तो पीछे मीटर क्यूब अवश्य लिखेंगे। मीटर क्यूब की जगह पे घन मीटर भी लिख सकते हो। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक दिया हुआ है कि एक आकृति में जहाँ एक घन का किनारा है, देखिए ये आकृति है, जैसे ये घन का किनारा है। अब इस किनारे की लंबाई यानी 12 सेंटीमीटर है, यानी इसकी लंबाई भी 12 सेंटीमीटर हो गई, इसकी चौड़ाई भी 12 सेंटीमीटर हो गई, और इसकी ऊंचाई भी 12 हो गई, यानी तीनों ही 12-12 हो गई। तो हमारे पास में घन का आयतन का सूत्र हो गया भुजा क्यूब या ए क्यूब। अब भुजा की जगह पे हमने मान रख दिया 12 का क्यूब, और 12 को फिर कितनी बार लिख दिया 3 बार, और तीनों पहले 12 को 12 से गुणा करिए 144 आ जाएंगे। फिर 144 को जब 12 से गुणा करोगे तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त हो जाएगा। और देखो ये मैंने भी लिखी, देखो सेंटीमीटर में था ना सब नाप, तो पीछे लिखा है सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ तो आपके आधा नंबर परीक्षा के अंदर कट जाता है। तो आप ये फालतू के आधे नंबर ऐसे आपको नहीं कटाना है, और ध्यान से कार्य करना है और व्यवस्थित कार्य करना है और फिर आगे बढ़ना है। इस प्रकार हम अब एक उदाहरण ले रहे हैं, जिस उदाहरण को आप पहले अच्छी तरह से समझोगे, फिर इस सवाल को हल करोगे कि इसके अंदर क्या बात कह रहा है, यानी क्या निकालने का कह रहा है। तो हम उदाहरण देखते हैं। एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना था। दीवार की ऊंचाई 4 मीटर है, उसकी मोटाई 24 सेंटीमीटर है। अब इस दीवार को बनाने में 24 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर विमाओं वाली ईंटों से बनाया जाना है। तो आपको बताना है कि इसमें कितनी ईंटें लगेगी, आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले देखोगे कि इसके अंदर एक दीवार है जिसकी लंबाई भी दी हुई है, जिसकी चौड़ाई भी दी हुई है, यानी मोटाई है, चौड़ाई और मोटाई एक ही होती है, और इसकी ऊंचाई भी दी हुई है। अब हम देखेंगे कि इसकी लंबाई तो है मीटर में और ऊंचाई है वो भी मीटर में है, जबकि मोटाई सेंटीमीटर में है, और ईंटों की नाप है वो भी सेंटीमीटर है। तो अर्थात सभी नाप को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। अब सेंटीमीटर में चेंज करने का वही आपको नियम बताया था मैंने। चूँकि दीवार घेरा गया स्थान सभी ईंटों द्वारा घेरे गए स्थान के बराबर होगा, इसीलिए आइए दीवार का आयतन ज्ञात करते हैं, जो कि एक घनाभ है। सबसे पहले देखते हैं लंबाई बराबर है 10 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर मोटाई देखेंगे 24 सेंटीमीटर ही है, तो ऐसा कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसको सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रहने देंगे। और ऊंचाई 4 मीटर है, अर्थात इसको भी 400 सेंटीमीटर लिख देंगे, यानी इसको भी 100 से गुणा कर देंगे। अब हम दीवार का आयतन निकालेंगे। तो दीवार का आयतन हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चौड़ाई को मैंने बताया था, मोटाई भी लिख सकते हैं। अब इस सभी संख्या का मान यहाँ रख देंगे। लंबाई की जगह पे लिख दिया 1000, मोटाई की जगह पे लिख दिया 24 और ऊंचाई की जगह पे लिख दिया 400। सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो गुणा भी कर सकते हैं, और गुणा नहीं करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दीवार का क्या आ गया आयतन। अब हम क्या करेंगे, ईंट का आयतन निकालेंगे। अब प्रत्येक ईंट की लंबाई है 24, चौड़ाई है 12
और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, यानी ये एक घनाभ की आकृति है। तो इसीलिए ईंट का आयतन भी हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ये हो गया 24 इंटू 12 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम देखेंगे कि हमें ईंटों की संख्या निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वांछित ईंटों की संख्या बराबर दीवार का कुल आयतन बटा एक ईंट का आयतन, बटे में लिख देंगे, और ऊपर लिखेंगे हम दीवार का आयतन और नीचे हम लिख देंगे ईंट का आयतन। यानी दीवार का आयतन है 1000 इंटू 24 इंटू 400 बटा एक ईंट का आयतन हो जाएगा 24 इंटू 12 इंटू 8। जो संख्या ऊपर नीचे कटती हैं तो उसको हम काट देंगे। जैसे 24 से 24 बार एक बार कट गया, फिर 12 और 8 भी काट देते हैं, और नहीं कटता है तो पॉइंट में भी उत्तर आ जाता है। तो हम पॉइंट की ईंट की संख्या टुकड़े में नहीं होती हैं, इसीलिए अगला अंक मान लेते हैं। 4167 का मतलब हो गया 4000 दीवार बनाने में 167 ईंटें लगेगी, क्योंकि ईंट की मात्रा पॉइंट में नहीं होती हैं, यानी आगे एक ईंट ज़्यादा ही मान लेते हैं। तो इस प्रकार हम 4167 ईंटें खरीद कर लाएंगे और इसको दीवार को बना सकते हैं आसानी से। तो इस दीवार को जब बनाएंगे तो ना तो ईंटें कम पड़ेगी और ना ईंटें ज़्यादा होगी। तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा लाओगे तो बड़ी रहेगी, कम लाओगे तो और लानी पड़ेगी, तो इसीलिए खर्चा भी ज़्यादा लगेगा। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं और देखते हैं। एक बच्चा भवन ब्लॉकों में से खेल रहा है जो कि एक घन के आकार के हैं। उसने इस आकृति को इस प्रकार दर्शाए अनुसार ढांचा बना लिया है। प्रत्येक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है। तो उस बच्चे द्वारा बनाए गए ढांचे का आयतन ज्ञात करने का कह रहा है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रत्येक घन का आयतन निकालते हैं, तो वही हो गया भुजा क्यूब या किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा। अब इस एक किनारे का मान हमको दिया हुआ है, यानी 3 सेंटीमीटर, तो इसको गुणा कर दिया तो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27 सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त हो गया। देखो पीछे लिखा है सेंटीमीटर क्यूब, ये लिखना जरूरी है। अब ढांचे में हम घनों की संख्या को गिन लेंगे, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 घन है, यानी 15 घन कुल का आयतन कितना होगा वो हम ज्ञात कर देंगे। यानी पूरे ढांचे का आयतन हो गया 27 इंटू 15 बराबर 405 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार हमारे ये भी प्रश्न हल हो गया। अब हम प्रश्नावली 13.5 का प्रश्न लेते हैं। जैसे एक कह रहा है कि माचिस की डिब्बी की माप 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसी 12 माचिस की डिब्बियों के पैकेट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक माचिस की डिब्बी का आयतन ज्ञात करेंगे, जिसकी लंबाई दी हुई है, चौड़ाई भी दी हुई है, ऊंचाई भी दी हुई है। अर्थात माचिस की डिब्बी का आयतन हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। तो सबको गुणा करा तो आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें ऐसी कितनी माचिस की डिब्बियाँ लेनी है? 12 लेनी है, तो 12 से गुणा कर देंगे। तो 15 को जब 12 से गुणा करेंगे तो 180 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अर्थात माचिस की 12 डिब्बियों का कुल आयतन हो जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत आसान सवाल है प्रिय विद्यार्थियों। आपको जब घन का आयतन निकालना है तो भुजा क्यूब यानी भुजा को 3 बार गुणा करना है। घनाभ का आयतन निकालना है तो तीनों नापों को एक नाप में रख दीजिए, सेंटीमीटर में या मीटर, और तीनों को गुणा कर दीजिए, निकल जाएगा। इस प्रकार एक और सवाल लेते हैं प्रश्न, जो कि यह है घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? जबकि बता रहा है कि 1 मीटर क्यूब यानी 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर पानी इसके अंदर आता है। अर्थात हमें दे रखा है तो हम सबसे पहले आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने के लिए देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर है, इसीलिए सब नाप मीटर में होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, मीटर में है। लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, गहराई 4.5 मीटर है। तो पानी की टंकी का आयतन निकाल देते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, सबको गुणा कर देते हैं तो 135 मीटर क्यूब आ जाता है। अब 135 मीटर क्यूब को हम 1000 से गुणा कर देंगे, अर्थात
1,35,000 लीटर पानी आ जाएगा। अतः पानी की टंकी में 1,35,000 लीटर पानी आ सकता है। इस प्रकार हमारे उत्तर प्राप्त हो जाता है। फिर एक सवाल लेते हैं। जैसे ये कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 4,000 है कि प्रतिदिन व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस गांव में 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? प्रिय विद्यार्थियों, फिर हम वही देखते हैं कि इस टंकी की लंबाई चौड़ाई कैसे लिखी हुई है, सब मीटर में है कि नहीं है। मीटर में ही है, तो हम देख लेते हैं। टंकी की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, गहराई यानी ऊंचाई 6 मीटर। तो टंकी का आयतन हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई 20 इंटू 15 इंटू 6 यानी 1,800 मीटर क्यूब। अब 1,800 मीटर क्यूब को हम 1,000 से गुणा करेंगे, अर्थात तो ये लीटर में बन जाएगा, यानी 18 लाख के करीब पानी इसके अंदर भरा जा सकता है। अब कहा क्या सवाल? इस सवाल में कहा है कि प्रतिदिन एक व्यक्ति है जो 150 लीटर पानी खर्च करता है, तो 4,000 व्यक्ति कितने लीटर पानी खर्च करेंगे? तो 150 को हम 4,000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 6 लाख लीटर पानी आ जाएगा। अब अतः टंकी में कुल पानी कितना दिन तक चलेगा? यानी तो हम देखेंगे कि हम लिख देंगे कि टंकी का कुल आयतन कितना है, उसको हम ऊपर लिख देंगे, और 4,000 व्यक्ति कितने उपयोग में लेते हैं उसको नीचे लिख देंगे, और फिर 0 से काट लेंगे। तो फिर 18 में 6 का भाग देंगे तो 3 दिन आ जाएगा, अर्थात पानी कितने दिन तक चलेगा? 3 दिन तक पानी चल जाएगा। क्वेश्चन एक और लेते हैं, प्रश्न 4, जो कि प्रश्न 4 कहता है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभागार गड्ढा खुदवाना है। 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से उसका खर्चा ज्ञात करना है। तो वही गड्ढे का आयतन निकाल दीजिए। गड्ढे का आयतन जब निकालेंगे तो वही लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई से गुणा कर देंगे सबको। 8 को 6 से गुणा करेंगे, जो उत्तर आएगा उसको 3 से करेंगे तो 144 मीटर क्यूब प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि 30 रुपये मीटर क्यूब की दर से खर्चा ज्ञात करना है, तो 144 को 30 से गुणा करेंगे तो 4,320 रुपये गड्ढा खुदवाने का खर्चा आ जाएगा। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, ये 4 प्रश्न और कुछ उदाहरण मैंने समझाए हैं। आप इसको अच्छी तरह से अपनी PDF फाइल को डाउनलोड कर लें और अपनी नोटबुक के अंदर इसको अच्छी तरह से उतार लें, और अच्छी तरह से उतार के फिर जो भी प्रश्न होमवर्क में दिए जाते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी कहें, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सरल करके मेरे पास में आंसर भेजें। नहीं भेज सकते हो, कोई समस्या है तो आप मेरे को फ़ोन पे बता भी सकते हो कि सर आज मेरे ये समस्या इस कारण से मैं नहीं भेज सकता हूँ। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल करें बच्चों को, दूसरे बच्चों दोस्तों को, अपने दोस्तों को कहें कि मैं तो देख इतना पढ़ रहा हूँ और तू नहीं पढ़ रहा है, तो वो भी उसका मन करेगा पढ़ने का और वो पढ़ेगा। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और एक दूसरों को शेयर भी करें, ताकि जब भी उनको पता चलेगा जो आपके आस पड़ोस रहते हैं उनको भी, और अपने साथियों को भी कहें कि मैंने तो देख इतने चैप्टर कर लिए हैं और सब मेरे को आते हैं, जब स्कूल खुलेगी जब मैं तो इतने सारे कर लूँगा और तू क्या करेगा। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये घनाभ का आयतन समाप्त हो गया है। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ होमवर्क दिया जाएगा जिसको आप अच्छी तरह से पढ़ें, करें और कॉपी सबमिट करें। धन्यवाद।